नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठा आपके साथ हाजिर हैं हम दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले बात सुर्खियों की। आतंकवाद को शह देने वाले देशों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा प्रहार। कहा, जो आतंक का कर रहे हैं इस्तेमाल, उनको भी खतरा। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने के लिए न किया जाए। समुद्री संसाधनों को विस्तारवाद की दौड़ से बचाकर रखने की भी की अपील। भारत अमेरिका के बीच और मजबूत होंगे रिश्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता में राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। दोनों देशों का वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने का संकल्प। क्वाड नेताओं का हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और खुला रखने का आह्वान। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। भारत के फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा, पाकिस्तान का आतंकवादियों को मदद और बढ़ावा देने का रहा है इतिहास। संयुक्त राष्ट्र मंच के गलत इस्तेमाल का भी लगाया आरोप। स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च को बढ़ाकर जीडीपी का 2.5% करने का उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का आह्वान। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में संबोधन। पैरामेडिकल स्टाफ की कमी दूर करने के लिए मिशन मोड में काम करने की दी सलाह। पंचायत से लेकर संसद तक को और सशक्त बनाने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का जोर। शिमला में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे पंचायत से संसद तक के पीठासीन अधिकारी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, अनुशासन, शिष्टाचार और शालीनता के घटते स्तर पर होगी चर्चा। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से। और अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भारतीय लोकतंत्र की ताकत, अपनी सरकार की ओर से जनहित से जुड़ी हुई योजनाओं और आर्थिक सुधारों का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, कोरोना वायरस महामारी, कोविड वैक्सीन, अफगानिस्तान, आतंकवाद और हिंद महासागर समेत कई मुद्दों पर अपनी सरकार और भारत का पक्ष रखा। उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा प्रहार करते हुए दो टूक कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद को बढ़ाने और पॉलिटिकल टूल के लिए नहीं किया जाना चाहिए। रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है। ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो। हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इसके साथ ही दुनिया भर के वैक्सीन निर्माताओं को भारत में वैक्सीन बनाने का निमंत्रण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए भारत ने एक बार फिर दुनिया के जरूरतमंदों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। और भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है। इसे 12 वर्ष से अधिक उम्र के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। मैं यूएनजीए को ये जानकारी देना चाहता हूं कि भारत ने दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन विकसित कर ली है, जिसे 12 साल की आयु से ज्यादा के सभी लोगों को लगाया जा सकता है।
मैं आज दुनिया भर के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को भी आमंत्रित करता हूं, कम मेक वैक्सीन इन इंडिया। इसके साथ ही उन्होंने इंडो पैसिफिक यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर भी संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हम समुद्रीय संसाधन का उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं। हमारे समुद्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन है, इन्हें हमें विस्तारवाद और एकाधिकारवाद की दौड़ से बचाकर रखना होगा। हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है, इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में सुधार को लेकर भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को सुधारना होगा। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है, दुनिया के कई हिस्सों में चल रही प्रॉक्सी वॉर, आतंकवाद और अभी अफगानिस्तान के संकट ने इन सवालों को और गहरा कर दिया है। ये आवश्यक है कि हम यूएन को ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल लॉ और ग्लोबल वैल्यूज के संरक्षण के लिए निरंतर सुदृढ़ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर स्वच्छ ऊर्जा के विकास के लिए अपने सरकार और भारत की प्रतिबद्धता भी दोहराई। भारत ने इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों में बेहतर संतुलन स्थापित किया है। बड़े और विकसित देशों की तुलना में क्लाइमेट एक्शन को लेकर भारत के प्रयासों को देखकर आप सभी को निश्चित ही गर्व होगा। आज भारत बहुत तेजी के साथ 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है। हम भारत को दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने के अभियान में भी जुट गए हैं। उधर कोविड संकट के बीच में अमेरिका में हुए क्वाड शिखर सम्मेलन में 21वीं सदी की चुनौतियों पर व्यवहारिक सहयोग पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडो पैसिफिक देशों के बीच में आपूर्ति श्रृंखला, कोविड वैक्सीन उत्पादन, वैश्विक सुरक्षा और कोविड रिस्पांस के साथ साथ नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये संगठन वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्ध है। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर क्वाड सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया की भलाई के लिए काम करेगा। विश्व कोविड-19 पैंडेमिक से मुकाबला कर रहा है, तो क्वाड के रूप में हम एक बार फिर मिलकर मानवता के हित में जुटे हैं। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड संकट के बीच क्वाड नेताओं के साथ चर्चा व्यापक और रचनात्मक है। क्वाड की वैक्सीन पहल इंडो पैसिफिक देशों की बड़ी मदद करेगी। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पांस या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि कोविड रोधी वैक्सीन की वैश्विक आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत और अमेरिका साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्वाड समूह वैश्विक और भविष्य के मुद्दों पर साझा विचार रखता है। This grouping of democratic partners who share a world view and have a common vision for the future, coming together to take on key challenges of our age, from COVID to climate to emerging technologies. It embodies an approach I spoke of at the UN earlier this week. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड संगठन वैश्विक समस्याओं का समाधान कर सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय विश्व का कोई भी हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र से अधिक संवेदनशील नहीं है। There is no part of the world that is more dynamic than the Indo-Pacific at this time. A region that has extraordinary opportunity, wide diversity, great wealth, but many challenges that must be overcome. सम्मेलन में जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड देशों के साझा मूल्य हैं, चाहे क्षेत्रीय मुद्दे हों या कोविड संकट जैसा वैश्विक मुद्दा, क्वाड संगठन ने इसके समाधान के प्रयास किए हैं। बैठक के बाद जारी साझा बयान में समावेशी, स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई। कोविड वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने, बेहतर मानकों के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन संकट से मुकाबला करने के लिए साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई। सभी देशों ने उभरती तकनीकों, अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और अगली पीढ़ी की क्षमता का विकास करने के लिए भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। इसके साथ ही दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों में मजबूती तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बात कही। दोनों देशों के बीच में वॉशिंगटन में शुक्रवार को हुई शिखर वार्ता में आर्थिक सहयोग, जलवायु परिवर्तन, कोरोना महामारी समेत कई और अहम विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस बैठक को बेहद अहम बताया। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई पहली द्विपक्षीय बैठक में कोरोना, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक सहयोग समेत कई और अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्वास दिलाया कि आने वाले समय में दो सबसे बड़े लोकतंत्र देशों के रिश्तों में और मजबूती आएगी। लोकतांत्रिक परंपराओं और मूल्यों को लेकर के जो हम जी रहे हैं और जिसके प्रति हम समर्पित हैं, हम कमिटेड हैं, वो ट्रेडिशन का अपना एक महात्म्य और अधिक बढ़ेगा। I think that the relationship between India and the United States, the largest democracies in the world, is destined to be stronger, closer, and tighter, and I think it can benefit the whole world. इस मौके पर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध वैश्विक चुनौतियों का समाधान निकालने में मददगार साबित होंगे। प्रधानमंत्री ने भी प्रौद्योगिकी का लाभ दूसरे देशों तक पहुंचाने पर जोर दिया। इस दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में टेक्नोलॉजी और वो भी पूरी मानवता के लिए उपयोगी हो, उस दिशा में हमारी टैलेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सेवा कर सकती हैं और एक बड़ा अवसर हमें उपलब्ध होगा। As I think you know, Mr. Prime Minister, I've long believed that the U.S.-India relationship can help us solve an awful lot of global challenges. भारत अमेरिकी संबंधों में व्यापार एक अहम क्षेत्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड रोधी वैक्सीन का निर्यात फिर शुरू करने के भारत के फैसले की सराहना की। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड का अपना महत्व है और इस दशक में ट्रेड के क्षेत्र में भी हम एक दूसरे को काफी पूरक हो सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो अमेरिका पास है, जो भारत को जरूरत है। बहुत सी चीजें भारत के पास है जो अमेरिका के काम आ सकती हैं। तो ट्रेड भी इस दशक का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है।
and taking on some of the toughest challenges we face together, starting with a shared commitment to ending the COVID pandemic. जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री के साथ पहली मुलाकात थी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में आगंतुक पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। उधर संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने के लिए हमेशा अपनी जमीन का इस्तेमाल करता रहा है। स्नेहा दुबे ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच का पाकिस्तान ने गलत इस्तेमाल किया है। उन्होंने पाकिस्तान से अवैध रूप से कब्जा किए गए सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की भी जोरदार वकालत की। The leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against the country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass, while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. सर, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक फंड बढ़ाने की जरूरत बताई। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के दीक्षांत समारोह में उन्होंने पैरा मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने और पैरा मेडिकल्स के लिए शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल क्रांति के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में ई हेल्थ सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने पैरा मेडिकल स्टाफ की कम संख्या पर चिंता भी जताई और इसे एक मिशन मोड में पूरा करने की सलाह दी। And the public health expenditure of the center and states together should be increased in a progressive manner to reach 2.5% of GDP by 2025. To the extent of having a medical college in each and every revenue division headquarters, that should be the aim with which all the government, the center and states must function. उधर कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई अहम बातें कही। लोकसभा अध्यक्ष ने न सिर्फ राज्य विधानमंडलों में अनुशासन, मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए व्यापक चर्चा की आवश्यकता पर बल दिया, बल्कि उन्होंने पंचायत, विधानमंडलों से लेकर संसद तक सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत और जवाबदेह बनाने को लेकर देश भर में आयोजित किए जा रहे कई कार्यक्रमों की योजना के बारे में भी जानकारी दी। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारों से बातचीत की। इस अवसर पर बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र की गौरवशाली यात्रा के 75 वर्ष संपन्न होने के उपलक्ष्य में देश भर में 75 कार्यक्रम आयोजित किए जाने की योजना है। लोकतंत्र की छोटी सबसे इकाई लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेही संस्था पंचायत से लेकर संसद तक की जितनी भी देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं, वो नगरपालिका हो, विधानसभाएं हो, पंचायत हो, जिससे डायरेक्ट जनता निर्वाचित कर भेजती है। इस साल 100 वर्ष पूरे करने जा रही लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष समारोह के बारे में जानकारी देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आगामी 4 से 5 दिसंबर को दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत के साथ साथ अन्य लोकतांत्रिक देशों के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। हम आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं बात कर रहे, हमारे कार्य में, हमारे जीवन में, हमारे संस्कारों, विचारों में हमेशा लोकतंत्र रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि गांव के अंदर आजादी के पहले भी इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से फैसले होते थे, निर्णय होते थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन की कार्यवाही अनुशासन और गरिमा के साथ ही आम लोगों की भावनाओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में संसदीय लोकतंत्र की प्रभावकारिता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी।
देश के विकास में सहकारी समितियां महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। जल्द ही सरकार नई सहकारी नीति लाएगी। दिल्ली में आज सहकारी समितियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सहकारी क्षेत्र को मजबूत, आधुनिक और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। अमित शाह ने अगले 5 सालों में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या 65,000 से बढ़ाकर 3 लाख तक ले जाने की घोषणा की। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको देश और दुनिया की खबरें बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा व्यवस्था का बदला माहौल, क्या स्टूडेंट्स इसे अपना पाए हैं? जिस प्रोसेस से एजुकेट होते आए थे उसने एकदम अपनी धारा जो है बिल्कुल बदल ली। इनोवेशन इज समथिंग दैट वी आर फोर्स्ड टू डू बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेटिव। अभी तक सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता, हमें अमालगमेशन करना पड़ेगा दोनों का। The world's largest democracy on the fast track to progress. His journey to a $5 trillion economy driven by big-ticket reforms, groundbreaking projects, sustainable infrastructure. Watch the unfolding India growth story with me, Amitabh Khan, on Transforming India, only on Sansad Television. The glorious journey of India's 75 years of independence, protection of rights, ensuring equality, to empower, to deliver justice. Laws that have defined India and its people. Laws that everyone should know. Watch 75 years. Laws that shaped India. With me, Hemant Batra, only on Sansad TV. ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और अब वक्त है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 59वें दीक्षांत समारोह में देश में मौजूद चुनौतियों, जियोपॉलिटिक्स मसलों और भारत की रक्षा रणनीति के बारे में बात करी। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद छात्रों ने चुनौतियों को अवसर में बदला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान का निर्देश भी दिया। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए गरीब कल्याण मेले का शुभारंभ किया। गुजरात में बीजेपी की वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष होंगी। बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों ने उनका समर्थन किया है। वहीं सोमवार से शुरू हो रहे 2 दिवसीय मानसून सत्र में उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाना है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 3 साल पूरा होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश सरकार की ओर से आयुष्मान कार्ड का वितरण किया गया। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन ने समाज में डिजिटल खाई समाप्त करने की जरूरत पर बल दिया ताकि वंचित वर्ग के छात्र कोविड महामारी के बाद अपनी शिक्षा को जारी रख सकें। राज्यपाल ने हैदराबाद में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित संगोष्ठी में ये बात कही। बिहार में राज्य सरकार ने कोविड प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला किया है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और प्री प्राइमरी स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन दल की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने
उत्तर आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए दक्षिण ओडिशा तटों के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक गोपालपुर से करीब 410 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में समुद्र में डीप डिप्रेशन है। अलर्ट के मद्देनजर ओडिशा में 13 टीमें और आंध्र प्रदेश में 5 टीमें तैनात कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मच्छर जनित रोगों की वजह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यहां पर डेंगू के 21 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। बच्चों में सांस लेने में दिक्कत और ब्रोंकोपनिया के मामले तेजी से बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में बच्चों में बुखार और सांस लेने संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। सिलीगुड़ी में इससे अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। बीजेपी ने प्रदेश सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को देश आज याद कर रहा है। देश भर में आज उनकी 105वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और समाज के कमजोर तबके के उत्थान के लिए उनके प्रयासों को याद किया। आज ही के दिन यानी कि 25 सितंबर 1916 को दीनदयाल उपाध्याय का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। भारत में हर साल 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज उनकी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों पर गरीब कल्याण मेले का आयोजन भी किया गया। आज का दिन भारत में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, इतिहासकार और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। विचारधारा को प्रतिपादित करते हुए एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने में और आज जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर करके भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके नींव को रखने वाले हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। 25 सितंबर 2014 को मोदी सरकार ने अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया था। अंत्योदय का अर्थ है सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। 1916 में मथुरा में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं में से एक थे। ये 1953 से 1968 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। ये साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के आलोचक थे। इन्होंने एकीकृत मानवता का समर्थन किया, जिसमें राजनीति में नैतिकता और अर्थशास्त्र में मानव केंद्रित दृष्टिकोण शामिल है। इन्होंने स्वदेशी और लघु स्तरीय औद्योगिकीकरण का समर्थन किया। ये राष्ट्रवादी विचार के समर्थक थे। इनका मानना था कि आंखें मूंदकर पश्चिमी विचारधारा का पालन करना भारत के लिए उचित नहीं है। इन्होंने राष्ट्र धर्म प्रकाशन और मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म की स्थापना की। बाद में इन्होंने साप्ताहिक पत्रिका पांचजन्य और दैनिक पत्रिका स्वदेश की शुरुआत की। तो आज की खबर में इतना ही। हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।